हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रेंजर और द आउटसाइडर, जो कि अल्बर्ट कैमस की लिखी हुई है। इसका बुक 1 का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर 5 शुरू करते हैं। चैप्टर 5 में सबसे पहले सुबह रेमंड मेसो को मंडे के दिन एक बीच ट्रिप के लिए इनवाइट करता है, और उस ट्रिप में कुछ दिन स्टे करने के लिए भी वो इनवाइट करता है उसके एक दोस्त के फार्म हाउस में, जो कि बीच के आसपास ही है। लेकिन मेसो सबसे पहले इस ट्रिप के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसके पास मैरी के साथ ऑलरेडी कुछ एक प्लानिंग किया हुआ है मंडे का उसने। लेकिन रेमंड कहता है कि वो चाहे तो मैरी को भी अपने साथ ला सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मैरी को भी इनवाइट कर देता है, ताकि मेसो ट्रिप में आ सके और मैरी भी उसके साथ आ सके और उनका प्लान भी ना बिगड़े। उसके बाद जो है रेमंड मेसो को ये बताता है कि उस बीच ट्रिप में उनके आसपास कुछ अरब लोग भी घूम रहे होंगे, जिसमें से एक उसकी जो मिस्ट्रेस का भाई भी होगा, और वो पक्का गुस्से में होगा, और हो सकता है कि शायद वो रिवेंज लेने की कोशिश करे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे उनके लिए। तो वो मेसो को कहता है कि ज़रा तुम नज़र रखना, थोड़ा केयरफुल रहना। तो फिर हम जानते हैं कि रेमंड पहले से ही मतलबी है। जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है, जब भी मेसो उसके काम आता है, तब वो मेसो की तारीफ़ करने लगता है और उससे मदद मांगने लगता है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे शायद हम कह सकते हैं कि वो मेसो को इसीलिए लेकर जा रहा है क्योंकि उसे डर है कि वो अरब को, जो उसकी मिस्ट्रेस का भाई है, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना करे, इसीलिए वो मेसो को साथ लेकर जा रहा है। उसके बाद मेसो अपने ऑफिस जाता है। वहाँ पे उसके बॉस जो है वो उसको कहते हैं कि वो उसे पेरिस में ट्रांसफ़र दे रहे हैं, जहाँ की उसको एक तरह का प्रमोशन भी मिलेगा और एक बेटर लाइफस्टाइल वो वहाँ पे मेंटेन कर सकता है। लेकिन मेसो ये सब सुन के ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा होता है, तो उसके बॉस उसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, उसका ऐसा कोल्ड रिएक्शन क्यों है। तो मिस्र कहता है कि नहीं बॉस, मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी लाइफ कुछ ख़राब नहीं थी मेरी, यहाँ पर भी अच्छी थी, वहाँ पर भी अच्छी होगी, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। तो फिर से मिस्र का वो जो इनडिफरेंट नेचर है, ये चीज़ थोड़ी उसके बॉस को खटकती है, और उसके बॉस को लगता है कि मिस्र एम्बिशियस नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है अपने लाइफ का। तो फिर ये बात से वो मिस्र को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्र समझने के लिए तैयार नहीं होता है। वो बार बार एक ही चीज़ कहता है कि उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हालांकि जब वो कॉलेज में था तब उसका एक एम्बिशन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो आगे बढ़ता गया और जब उसकी पढ़ाई छूटी, धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होने लगा कि ये जो एम्बिशन की वाली बातें हैं, जो इंसान का डिससेटिस्फेक्शन होता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो कुछ भी है, जैसा भी है, अच्छा है। उसके बाद शाम को मेसो और मैरी वापस मिलते हैं। मैरी मेसो से मिलने के लिए आती है, और वो मेसो से फिर एक बार पूछती है कि क्या मेसो उससे प्यार करता है। तो फिर मेसो फिर से बोलता है कि इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे लिए इस बात का कोई सेंस ही नहीं है, और अगर पूछ ही रही हो तो फिर मैं नहीं करता। उसके बाद मैरी मेसो को पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो फिर मेसो कहता है कि कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर तुम चाहो, तुम शादी करना चाहती हो, तो फिर हम शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरी को ये आंसर थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है, क्योंकि उसने शायद उम्मीद की थी कि मेरे से कुछ बोलेगा ऐसा कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, वो बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लेगा मैरिज को। कि पर उसे ये पता चलता है कि मेसो के लिए मैरिज वैसा कोई भी सीरियस बात नहीं है, लेकिन मैरी के लिए मैरिज बहुत सीरियस बात है, और वो मेसो से शादी करना चाहती है। उसके बाद मैरी मेसो को पूछती है कि क्या वो किसी और औरत से शादी करना पसंद करेगा जिसके साथ उसका वैसा ही टाइप का रिलेशन हो जैसा कि उसका मैरी के साथ है। तो फिर मेसो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करता। अगर किसी और औरत के साथ वैसा ही सेम टाइप का रिलेशन जैसा कि मैरी के साथ है मेसो का होता, तो भी वो शादी के लिए तैयार होता। तो इसीलिए उसके बाद मैरी थोड़ा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे शादी करनी है, और मेसो भी उसके बाद हाँ बोल देता है शादी के लिए। उसके बाद मैरी अपने घर वापस चली जाती है,
और इसीलिए मेसो को अपना जो डिनर है वो सेलेस्टी रेस्टोरेंट में अकेले ही करना पड़ता है। तभी वहाँ पे एक अजीब सी, मतलब मेसो के हिसाब से एक अजीब सी दिखने वाली एक औरत वहाँ पे आती है। वो वहाँ पे बैठती है, एक ही बार में उसे जो जो खाना है ऑर्डर कर देती है, अपने सारे बिल को अच्छी तरह से वो काउंट कर लेती है और एक ही बार में पे भी कर लेती है। फिर खाना सर्व होने के बाद वो क्या करती है, अपना एक लंबा सा लिस्ट निकालती है, जिसमें कि वो लिस्ट बना रही होती है कि पूरे हफ्ते में उसको उसके जो रेडियो में वो कौन कौन सा शो सुनेगी या अटेंड करेगी, उन सब का वो लिस्ट बना रही होती है। तो इस इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि ये जो औरत है वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि पहले से ही उसने अच्छी तरह से, उसको जो जो खाना था उसने पहले ही मंगा दिया। उसके बाद अच्छी तरह से काउंटिंग भी कर लिया, मतलब हिसाब किताब भी चेक कर लिया कि प्रॉपर है या नहीं, कोई ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। और टाइम टेबल, यहाँ तक कि रेडियो शो एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ का भी वो टाइम टेबल बना रही है, मतलब हर चीज़ वो एक प्लान तरीके से करती है। जबकि मिसो जो है वो उसका अपोजिट कैरेक्टर है। मिसो की कोई भी चीज़ प्लान नहीं होती है, उसकी सारी चीज़ें अनप्लान्ड होती है अक्सर। उसे नहीं पता होता है कि वो नेक्स्ट मोमेंट क्या करने वाला है। इसीलिए मिसो को शायद इस औरत की जो ये सारी हैबिट्स है उसको अजीब लगती है, स्ट्रेंज लगती है, और मिसो के लिए एक नई बात बन जाती है। उसके बाद जैसे ही वो औरत रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, मिसो थोड़ी देर के लिए उसका पीछा करता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसके पास करने के लिए और कोई बेटर काम था नहीं, इसलिए वो पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन वो जो औरत है वो बहुत तेज़ चल रही होती है और धीरे धीरे वो बहुत आगे निकल जाती है और मिसो उसका पीछा नहीं कर पाता है पूरी तरह से। उसके बाद मिसो वापस अपने घर चला जाता है। वहाँ पे वापस वो देखता है सालोमेना उसको बाहर खड़ा मिलता है, और सालोमेना फिर से मिसो से मिलके अपने बारे में बोलना शुरू कर देता है। मिसो को थोड़ा बहुत इरिटेट लगता है सालोमेना के बिहेवियर से, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को शो नहीं करता, और ज़्यादा कुछ उसके पास बोलने के लिए है भी नहीं, इसीलिए वो बस ऐसे बोलने के लिए ही उसके डॉग के बारे में पूछ लेता है। तो सालोमेना कहता है कि मेरा जो डॉग है वो तो मर गया। फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है कि कैसे जब वो एक यंग लड़का हुआ करता था, तो फिर वो थिएटर्स में जाना चाहता था, थिएटर में काम करना चाहता था, लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ कि उसे रेल रोड्स में काम करना पड़ा। उसके बाद उसकी शादी हो गई, तो फिर वो अपनी शादी से नाखुश था, मतलब उसकी पसंद के हिसाब से शादी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी उसकी शादी ख़राब नहीं गई, टॉलरेबल गई, मतलब चलने लायक गई, ना अच्छी ना बुरी। और उसकी जो वाइफ़ है उसकी डेथ हो गई, उसके बाद वो विडो बन गया, तो उसको अकेलापन खटकने लगा, इसीलिए वो उस डॉग को लेकर आया। उस डॉग को बहुत ही कम एज में वो लेकर आया और उसको बहुत पाल पोस के बहुत प्यार से उस डॉग को उसने बड़ा किया। और जब उस डॉग को स्कैबीज हो गया, तो फिर सालोमेना उसको उसकी पूरी बॉडी पे ऑइंटमेंट भी लगाया करता था। तो फिर यहाँ पे हमको पता चलता है कि सालोमेना एक्चुअली में अपने डॉग से कितना ज़्यादा प्यार करता था। हालांकि वो इस चीज़ को दिखाता नहीं था, वो चाहे उस डॉग को मारता पीटता था, लेकिन फिर भी वो उस डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और उसके बाद कहीं न कहीं उसको ये चीज़ भी याद आती है कि जब मिस्सो के साथ उसकी माँ भी रहती थी, उसकी माँ को जो है उस डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव था, और वो फिर से सॉरी फ़ील करता है मिस्सो की माँ की डेथ के लिए, और मिस्सो भी डॉग की डेथ के लिए उसे सॉरी फ़ील करता है। उसके बाद सैलोमेना खुद से ही ये कहता है मिस्सो से कि देखो, मुझे पता है कि सब लोग ऐसा समझते हैं कि तुमने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते इसका मतलब, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते थे, पर मुझे तो इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और फिर वो अवॉइड कर देता है उस बात को, और वो कहता है कि देखो, मैं माँ को इसीलिए वृद्धाश्रम में छोड़ा क्योंकि ये बहुत नेचुरल थिंग है मेरे लिए। शायद ये नेचुरल वर्ड जो है उसने प्रैक्टिकल वर्ड के लिए यूज़ किया गया था, क्योंकि प्रैक्टिकल सी बात थी। मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं माँ को अपने पास रख सकूँ, मैं उनका खर्चा उठा सकूँ, तो इसलिए मैंने उन्हें अनाथ जो वृद्धाश्रम भेज दिया। और ऊपर से माँ भी यहाँ पे रह के बोर हो जाती थी, उन्हें भी कुछ खास अच्छा नहीं लगता था। अरे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था मुझे कहने के लिए, और ना ही मेरे पास कुछ होता था उनको कहने के लिए, इसलिए मैंने उनको वहाँ छोड़ दिया।
उसके बाद वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। सलोमन अपने घर और मिसो अपने घर चला जाता है। यहीं पे चैप्टर 5 ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।